नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज 9 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे देश में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उत्तराखंड और रुद्रपुर में, राजस्थान में भी चुनावी रैलियों में वो उतरे और साथ ही साथ अन्य हिस्सों में भी देखें तो विभिन्न नेता भी चुनावी रैलियां करते नजर आए। लेकिन दिल्ली की राजनीति भी गर्माती नजर आई, क्योंकि आबकारी घोटाले की बात करें या फिर जल बोर्ड घोटाले की बात करें, आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। करेंगे आज इस मुद्दे पर ही चर्चा भी, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज होगा प्रहार। वहीं राजस्थान के कोटपुतली में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को किया संबोधित। जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ भी की बैठक। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में भी किया धुआंधार प्रचार। बिहार में चढ़ रहा है सियासी पारा। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए को पूरा समर्थन देने की कही बात। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी शुरू किया प्रचार। दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम तेज। अरुण गोविल और भूपेश बघेल समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने किया नामांकन। तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस ने 17 और उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का दावा। भाजपा ने ज्वाइन करने का भिजवाया ऑफर। कहा, मुझे सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की चल रही है साजिश। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, ऑफर भेजने वाले का नाम बताएं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। आपके पार्टी फंड में आरोपियों ने चुनावों के लिए दिया था चंदा, ये ईडी का आरोप। एजेंसी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति की अटैच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को किया खारिज। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, कोई नाम बदलने से नहीं बदल सकता ये तथ्य। इस मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाने को बताया बेतुका और आधारहीन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर, कई घायल। इंसास और AK-47 समेत हथियारों का जखीरा और विस्फोटक बरामद। आइए शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी की ही खबर से। आबकारी नीति मामले में जब से ईडी की जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा भ्रष्टाचार के मोर्चे पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी चुनावी माहौल में अपनी जमीन बचाने के प्रयासों में जुटी है। इसी के चलते आज आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने आशंका भी जताई कि अब उनके और 3 अन्य आप नेताओं की गिरफ्तारी होगी। लेकिन वहीं भाजपा के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली में सियासी पारा हाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं,
जबकि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई कि अब उनके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा की गिरफ्तारी होगी। आतिशी ने आरोप लगाया कि उनको एक करीबी के जरिए बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। हालांकि आतिशी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने चुनौती दी है कि उस शख्स का नाम उजागर करिए जिसने आपको बीजेपी में शामिल होने का संदेश दिया है। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ये कैसा दोषारोपण कर रहे हैं। अब आतिशी जी जांच की आंच का रुख दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जी की तरफ भी कर रही हैं। दरअसल ईडी के मुताबिक बीते सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने यह खुलासा किया था कि शराब घोटाले का महत्वपूर्ण किरदार विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी और उनके अन्य नेता सीएम बनना चाहते थे। केजरीवाल ने इनका नाम लेकर खेल कर दिया। वहीं आतिशी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश का नाम भी ले लिया। यह लंबी कड़ी चलने वाली है। इस पूरी पार्टी में सटोबल चल रहा है कि कौन बलि का बकरा बनेगा। हकीकत यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस तरह से झूठे आरोप लगाने से ये दोषी बच नहीं सकते। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि सच भी सामने आ रहा है और ये सब अपने अपने ठिकाने पर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं। अभी तक जेल से ही सरकार चलाने का दावा किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपकी रणनीति किस करवट बैठती है ये तो वक्त बताएगा। उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसे जहां आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो वहीं भाजपा भी पलटवार कर रही है कि वे बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर हैं संजय सिंह। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़े घोटाले में ईडी की कार्रवाई में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ के समक्ष 6 महीने से अधिक समय से जेल में बंद संजय सिंह की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध नहीं किया। कोर्ट की इस जमानत के बाद केस का ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने संजय सिंह को जमानत देते हुए स्पष्ट किया, केस के मेरिट को लेकर अदालत की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इस आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शराब घोटाले के मामले पर संजय सिंह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और जमानत पर रहते हुए संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। संजय सिंह को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसे सत्य की जीत करार दिया। भाजपा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमारी न्यायपालिका और संस्थाओं की निष्पक्षता को दर्शाता है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे। ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया। इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है वो खारिज हो गया।
आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, परंतु आपका स्टैंड है कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं। हालांकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद ईडी द्वारा आबकारी घोटाले की जांच की आंच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। विकास सारथी और मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में बताया है कि आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में आरोपियों ने चुनावों के लिए चंदा दिया था। एजेंसी ने आरोपियों की 8 करोड़ 80 लाख की संपत्ति भी अटैच की है। शराब नीति घोटाले में भी पैसा आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में जाने की ही बात एजेंसी द्वारा कही गई है। और आबकारी नीति घोटाले के बाद अब जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ईडी ने इस संदर्भ में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो तूल पकड़ेगा ये भी मामला, लेकिन जाहिर है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाने के प्रयास करती नजर आ रही है। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो तथ्य रखे जाते हैं उनमें भी यही कोशिश होती है आम आदमी पार्टी की। और जिस तरीके के घोटाले चल रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मुश्किल पे फंस रही है, उसी को लेकर हमारा आज का विशेष जो इसी से जुड़ा हुआ है। और कहता है हमारा आज का विशेष, दिल्ली में जेल से चलेगी सरकार या नया उम्मीदवार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के प्रवक्ता शिखा राय और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पांडे और अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और पंकज पांडे जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि ये सवाल सबके जहन में है और इस बात को बार बार उठाया भी जा रहा है। कयास भी तेज है इस बात को लेकर कि अब चूंकि मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं, तो ऐसे में क्या सरकार जेल से ही चलाएंगे? वो तो कह ही रहे हैं मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन व्यवहारिक ये दिखता नहीं है। ऐसे में क्या जेल से चलेगी सरकार या फिर नया उम्मीदवार, नया मुख्यमंत्री मिलेगा दिल्ली को? देखिए, जैसा कि पार्टी का स्टैंड है कि जेल से ही चलेगी सरकार, क्योंकि ये हमने नहीं चुना है, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना है। और हम जो है इसमें ये बताना चाहते हैं कि ना इसमें हमारी कोई गलती है, इस पे सिर्फ हमारे पे इल्जाम थोपे गए हैं और हमको सिर्फ इसमें फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो अगर वो ऐसा ही चाहते हैं कि जेल से चले, तो हम जेल से बिल्कुल चलाने के लिए तैयार हैं। और इसमें आपने कहा प्रधानमंत्री ने चुना है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री इसलिए चुना है क्योंकि ईडी और सीबीआई अगर आपके पीछे जबरदस्ती छोड़ी जाए जिसमें आपका कोई कसूर ना हो, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? लेकिन इसमें आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते ना। ये संस्थाएं तो अपना काम कर रही हैं और ये जो काम कर रही हैं उस हिसाब से आगे चलिए। इस बात को एक तरफ रखती हूं, आपने अभी बात कही कि हाँ जेल से ही चलेगी सरकार जी, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? कैसे मुख्यमंत्री बैठ के करेंगे? कैसे आदेश पारित करेंगे? कैसे कैबिनेट की ब्रीफिंग लेंगे? कैसे काम करेंगे? क्योंकि जो जेल का देखें तो जो प्रिजन का जो भी डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि क्या नियम है वो बहुत क्लियर है, उसमें ये गुंजाइश तो नजर ही नहीं आती। देखिए, सरकार जो है नियम से ही चलेगी, आप उसमें कोई भी किसी को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत बेहतर चलेगी, सबको अपना काम पता है किस तरीके से करना है, सारे मंत्रियों को अपना काम पता है और सरकार बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी चलती रहेगी आगे ऐसे ही। शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। शिखा जी, आप क्या कहेंगे? ये तो आम आदमी पार्टी मन बनाकर बैठी है कि वो जेल से ही चलाएंगे, कैसे? इसका जवाब नहीं है उनके पास। देखिए, अभी पंकज जी कह रहे थे कि टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात इन्होंने 10 साल पहले जब दिल्ली की सरकार में काबिज होना चाहते थे तब भी लोगों को यही कहा था, टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं, हम उन सभी जो भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के नेता हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आएंगे तो देखिए उनको जेलों में ठूसेंगे, हम फाइलें निकालेंगे, हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। तब भी इन्होंने ये कहा था टेंशन मत लीजिए। और आज जिस तरह से इनके एक के बाद एक नेता जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ पंकज जी से, क्या अब भी हम टेंशन छोड़ दें? क्या अब भी दिल्ली की चिंता नहीं है आपको? क्या आप इतना नॉन सीरियसली सरकार चलाते हैं ये कहते हुए कि टेंशन मत करिए, कि चाहे आपका मुख्यमंत्री जेल में आरोप में बंद है क्योंकि उसको कुर्सी प्यारी है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहना ही है, तो वो
या फिर उनकी पत्नी ही पार्टी की सारी व्यवस्थाएं चलाएंगी, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का खोखलापन कि उनके यहाँ पर शायद और कोई ऐसा नेता व्यक्ति ही नहीं है जो सरकार चलाने लायक हो, और या फिर कुर्सी और गद्दी का इतना मोह है मुख्यमंत्री जी को कि उनको लगता है कि अगर वो जेल के अंदर हो तो उनकी पत्नी के द्वारा जो है वो मैसेजेस दिए जाएं, और वो शायद चाहते होंगे कि उनकी पत्नी चलाए। तो इसलिए मैं ये नहीं मानती कि दिल्ली की जनता के लिए टेंशन का विषय नहीं है। बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप कितनी बार जनता को धोखा दे चुके हैं, लेकिन अब जनता आपके इस भ्रष्टाचार को, आपके इस मुखौटे को अच्छी तरह से समझ चुकी है और वाकई टेंशन में आ गई है। जब आप उसके बाद भी ये कहते हैं कि चाहे आरोप जितने भी लगे, चाहे मैं जेल में रहूं, भाई मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, सरकार चलाऊंगा, जबकि बहुत अच्छे से हम ये जानते हैं कि इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कॉन्स्टिट्यूशन में शायद इसलिए ये कभी विचार नहीं आया होगा क्योंकि संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस देश में ऐसे मुख्यमंत्री भी एक आएंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में चले जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में और फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। शायद इसलिए कोई प्रोविजन ऐसा रखा ही नहीं गया कि ऐसे हालात में क्या हो, क्योंकि नैतिकता को हमारे सिस्टम में प्रधान माना गया। तो यही सोच करके कि जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा अनंत विजय जी वो को नैतिकता चर्चा में लाना के आधार चाहूंगी, पर स्वयं रिजाइन दे देगा। जी शिखा जी, मैं अनंत विजय जी के पास जाना चाहूंगी। यहाँ पे अनंत जी, इस पूरी घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल में गया हो और ये कह रहा हो कि मैं वहीं से सरकार चलाऊंगा। अब इस जिद पर अड़ी आम आदमी पार्टी, सब लोग ये जानते हैं, सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं, जेल मैनुअल इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट हैं, उस सबके बावजूद आम आदमी पार्टी का ये कहना, इसके क्या मायने दिखते हैं आपको? देखिए, ये राजनीति की बातें हैं और राजनीतिक तौर पर वो एक अपना दांव चल रहे हैं, उनका अधिकार है उनको दांव चलने का, लेकिन ये राजनीतिक बातों को अगर शासन, प्रशासन और संविधान की कसौटी पर कसेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि सरकार जो है वो संविधान से और कैबिनेट के मार्फत चलती है। संविधान ये अधिकार देता है चुनी हुई सरकारों को कि वो कैबिनेट के माध्यम से प्रशासन चलाए। तो अब अगर हम उसकी व्याख्या में जाते हैं, ये लंबा कानूनी दांव पेच होंगे इसमें, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि सरकार जेल से ही चलेगी, लेकिन जेल से चलाने में कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। जेल में कैबिनेट की बैठक कहाँ होगी, कैबिनेट का अप्रूवल कैसा होगा, क्या जेल में चीफ सेक्रेटरी जाके कैबिनेट के बैठकों के मिनट्स लेंगे, ये सारी चीजें जो तकनीकी चीजें होती हैं शासन प्रशासन की। राजनीति के लिए ठीक बात है कि वो कह रहे हैं और अड़े हुए, ये उनका अधिकार है, उनको करने दीजिए, लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर हम इसको देखते हैं तो ये कठिन कार्य लगता है कि जेल से सरकार चलाया जाए, क्योंकि अब जैसे अभी हम देखें, अगर कि केजरीवाल जी ने अपने से मिलने वालों की जो लोगों की सूची दी है, उस सूची में भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सरकार चलाने के लिए वो सूची दी गई है, लेकिन वो मिलने वालों की सूची है। वो बैठक करने की जगह कहाँ होगी, कहाँ कैबिनेट बैठेगी, मुख्यमंत्री का आदेश कौन नोटिफाई करेगा, कौन उसको नोट करेगा, ये सारी चीजें बहुत जटिल समस्या और प्रश्न एक भारतीय राजनीति में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सामने ये संकट खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, और जिस प्रकार से एलजी कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तो ये एक टकराव की ओर बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दो ही इसके ऑप्शंस बचते हैं, या तो एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की रिपोर्ट से केंद्र को भेजे, या होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री बीइंग द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस दिल्ली की सरकार के लिए वो कोई निर्णय ले। तो ये दोनों स्थितियां सामने आएंगी, आने वाले दिनों में धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, लेकिन अभी संवैधानिक एक संकट की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिल्ली सरकार का ये रुख लग रहा है कि सरकार जेल से ही चलाई जाएगी। और ऐसे में इस रुख की ओर जो कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अवसरवादिता दिखती है। पंकज जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल में चुनावी अवसर तलाश रही है आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से? क्योंकि जिस तरीके के बयान आज भी दिन भर आते रहे हैं, आप ही की नेता आतिशी ने भी इस बात को सामने रखा कि मुझे बीजेपी से ऑफर मिला, जब कहा गया नाम दीजिए तो वो चुप हैं। ऐसे में बयान देकर पीछे हट जाना और फिर उसको चुनावी तरीके से उसका प्रयोग करना, या फिर विक्टिम कार्ड खेलना, क्या इस तरीके की रणनीति अपनाने की ओर बढ़ती नजर आती है आम आदमी पार्टी? क्या यही है आपकी सोच, आपकी रणनीति? जी मैम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आतिशी जी ने जब कोई बात कही है
तो सही समय आने पे उसको उन नामों को बताया जाएगा और सारी बातों को और अच्छे तरीके से रखा जाएगा, जो कि आज उन्होंने बिल्कुल रखा भी है। ऐसे ही बहुत नेताओं को आ भी रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारी बहन शिखा राय जी बहुत सारी बातें कह रही थी कि जी सरकार चला, वो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि इन्होंने एक चेहरा चुना था हर्षवर्धन जी का, जिनको इन्होंने कहा था कि ये सीएम बनेंगे, और जो इस लोकसभा में उनको चांदनी चौक से इन्होंने सांसद के रूप में बनाया, फिर हेल्थ मिनिस्टर बनाया, और आज आप बताइए वो इस काबिल भी नहीं है और उनको ये सीएम बनाना चाहते थे। इसका मतलब भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना है। और इस चुनी हुई सरकार को, ऐसी सरकार को जिसको 3 बार चुना गया है, और वो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के हर इंसान के दिल में बसते हैं, और आज हर इंसान यही चाहता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो। तो भाजपा के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि सिर्फ परेशान किया जाए, तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, और कोई तरीका इनको आता नहीं है। जी, आपने अभी एक बात कही टिकट देने की बात, तो जाहिर है कि वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी की मर्जी है वो किसको देना चाहती है, वो उनका आकलन करने मैं मानता हूं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसको ये अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा बनाकर लाए थे, वो इस काबिल भी नहीं है इस बार कि उसको टिकट भी ना दिया जा सके, क्योंकि मुझे जो पता चला है कि उनके हेल्थ मिनिस्ट्री का जो काल था उसमें उन्होंने कोई बेहतर काम नहीं किया। तो आप सोचिए क्या ही वो दिल्ली चलाते। भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नाम नहीं है। शिखा जी से जवाब देते हो। शिखा जी, आपकी टिप्पणी। जी, क्या पंकज जी इस बात का जवाब देंगे कि जिस तरह से दिल्ली चलाई गई है, जिस तरह से दिल्ली बहुत बेहतर चल रही है, मैंने फिर वही कहा जी कि आज दिल्ली की जनता को टेंशन ही यही है। मैम, टेंशन आपको, दिल्ली की जनता को नहीं है, टेंशन आपको है। आप उनकी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिए, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। क्या दिल्ली की जनता को शराब के गर्त में डुबो देना ही दिल्ली को चलाने का काम था? एक के साथ एक फ्री देंगे। याद करिए कोविड का वो समय जब आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद थे, जबकि आपके अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, तब आपने क्या किया था? सबसे पहले शराब के ठेके खोले थे, क्योंकि आपने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसमें लीगल बैलेंस को आपने प्रॉफिट देना था। अगर ठेके न टाइमली खोले जाते तो उनके प्रॉफिट में कमी होती, जो अंदर खाते बाद में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आप ही के पास जाना था। तो एक के साथ एक शराब फ्री मिली। हमने तो देखा दिल्ली में कभी एक दूध की बोतल के साथ, दूध के पैकेट के साथ दूसरा दिया गया हो? क्या राशन की एक थैली के साथ दूसरी राशन की थैली दी गई हो? ऐसी योजनाएं बनाते समय क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिसको आप चेहरा कह रहे हैं दिल्ली का, उनको ध्यान नहीं आया दिल्ली की जनता को कि अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, अपनी पार्टी को पैसा गोवा चुनाव में लगाने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना दिल्ली को दे दी जिसमें दिल्ली शराब के गर्त में भी डूबी और पैसा इनकी जेबों में भी गया, जिसके कारण ही आज वो जेल में बैठे हैं। चलिए, आज इसी वजह से शिखा जी, आज आबकारी नीति घोटाला है जिस पर ईडी जांच करी है, जिस पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है केजरीवाल के साथ। ऐसे में वक्त थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर एक बार अनंत विजय जी से एक बार सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि पंकज जी आपने जो बातें सामने रखी हैं उसमें एक बात, बड़ी बात जो जनता भी जानना चाहती है वो यही, अनंत जी, जब भी ऐसे कोई नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आता है, जैसे अरविंद केजरीवाल, जिस वक्त वो आए थे तब तमाम नारे दिए गए थे, जिनमें एक बड़ी बात जिन्होंने कही थी वो ये भी थी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर वो एक ईमानदार सरकार देने के वायदे के साथ आए थे, जिसमें एक बात ये भी रखी गई थी कि कोई आरोप लगे तो इस्तीफा देना होगा। लेकिन आज वो खुद ही से पलटते नजर आ रहे हैं। अनंत जी। ममता जी, आपकी बात का जवाब दूं इसके पहले मैं भाई पंकज जी जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी के बारे में, तो पार्टियां राजनीति करती हैं, पंकज जी भी अपने पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नीति पर बात करें, व्यक्ति पर जाने से बेहतर है। अब ऐसे में हम भी, मतलब मुझे भी कई बार ये लगता है कि जिस शीला दीक्षित के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करके केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे और उन्हीं की पार्टी के साथ आज उनका गठबंधन है, तो ये राजनीति है। राजनीति अपने दांव पेच स्वयं तय करती है। एक मिनट के लिए अगर इस बात को हटा दें और अगर अब आपके प्रश्न पर आए, तो मुझे लगता है कि आंदोलन जो है, किसी भी आंदोलन से अगर फ्रांस की क्रांति को छोड़ दिया जाए तो क्रांति या आंदोलन के बाद बनी हुई सरकारें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। ये पूरी दुनिया में इसके उदाहरण को आप देख सकती हैं। तो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी तरह से जो देश की समकालीन राजनीति होती है उसमें वो रच बस जाते हैं। तो आंदोलन के समय कुछ कहना और बाद में राजनीति के समय कुछ करना, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इनको दोनों को अगर जोड़ेंगी तो आपको इस तरह से विरोधाभास या कंट्राडिक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स आपको दिखाई देगा।
तो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स होते हैं उसमें जब मतलब क्या कहते हैं उसको, उससे आंदोलन को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आंदोलन एक टूल हो जाता है आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का। आंदोलन से कोई बदलाव हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति के अलावा इसका पूरी दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। वो राजनीति का एक मंच तैयार करता है और भारत में हमने देखा भी है बहुत प्रकार के आंदोलन हुए। लेकिन ये तो वही बात हुई अनंत जी की आपने सत्ता हासिल करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग लुभावनी बातें तो कह डाली, लेकिन उन पर अडिग रहना यह आपके लिए संभव नहीं था और यही आज जनता भी देख रही है। वक्त सिर्फ इतना ही है, लेकिन मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता भी चाहती है कि ईमानदारी राजनीति में जरूर दिखाई दे, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए। फिलहाल शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं चुनाव प्रचार की। राजस्थान के कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा और इसीलिए अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटपुतली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा ऐसी देश विरोधी और परिवारवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है और 2024 में भी राजस्थान बीजेपी को 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अपने खतरनाक इरादे जताने शुरू कर दिए हैं, इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सुख समृद्धि के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि देश में आज बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है।
आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजस्थान के कोटपुतली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से देश में आग लगाने की बात करने वाले लोगों को साफ करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर के नौजवानों का सपना ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश को आग लगाने वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष की गालियों और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सीएए का विरोध करने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है, लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पीएम मोदी ने कच्चातीव के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इसी पार्टी ने तमिलनाडु के पास समुद्र में स्थित इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। पीएम ने वादा किया कि आने वाले 5 साल देश हित में बड़े फैसले होंगे। रुद्रपुर से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस समेत विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में उतर रहे हैं और वहीं तमिलनाडु में बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस और एआईएडीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के साथ ही प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत, बदायूं और बरेली में
प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार को देश और प्रदेश के लिए बेहतर बताया और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मांगा। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्बी आंगलोंग जिले में प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने खोवई में प्रचार किया। त्रिपुरा में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आए। अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता अब उत्कर्ष की चरमता की ओर पहुंचने के लिए तैयार है। Where huge development is taking place in our hill district, and you can see the support, sea of support for our candidate. जनता का उत्स्फूर्त प्रेम है, उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है। मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर मुझे अपना मानता है। यही चुनाव में दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी और समाधान है। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख के नाम शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की सभी 39 सीटों के लिए पहले चरण में होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। चेन्नई दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई के एक्कातुथंगल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इसी सीट से एआईएडीएमके के उम्मीदवार जयवर्धन ने वेलाचेरी में रोड शो किया। भारतीय जननायक काची के संस्थापक और पेरम्बलूर सीट से भाजपा उम्मीदवार टीआर पारिवेंदर ने वलादी गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत की। तो इसी लोकसभा सीट से डीएमके उम्मीदवार अरुण नेहरू ने भी वलीकंदपुरम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से मुलाकात की। वहीं अन्ना द्रमुक महासचिव ए.के. पलानीस्वामी ने थिरुपाथुर बाजार में लोगों से मुलाकात की और पार्टी के पर्चे बांटे। They are so indifferent, and because of that, many schemes that are supposed to come to Tamil Nadu is now stopped. Not that he is wantonly doing, but these people are not cooperating. But I think as a Prime Minister, he should have done much more for this state, where this state actually contributes more to the national development than taking from it. Overwhelming response from the people, a very positive response from the people. People are showing two leaf symbol, and people are welcoming us everywhere. And they want to get rid of this anti-people DMK government. So they were finding for an opportunity. So 2024 was the right opportunity for them. पश्चिम बंगाल में भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तरी सीट से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। भाजपा के मौजूदा सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन ने जनसंपर्क अभियान के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक दुकान पर चाय बनाई। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। यूपी के मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन कराया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने पर्चा दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आज खासी सरगर्मियां नजर आईं। राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने फिर से एनडीए में वापसी कर ली, तो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप और अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल के जरिए सीधा संवाद किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। प्रदेश में एनडीए के नेता भी दावा कर रहे हैं कि राज्य की सभी सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत होगी। माना ही है, देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य है। महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस जो भी बोले वो उलझा हुआ। इस बीच महागठबंधन में अभी भी पूर्णिया सीट का पेच फंसा हुआ है।
बीमा भारती को इस सीट से आरजेडी ने सिंबल दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के पप्पू यादव भी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सीट से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का दावा है कि चाहे जो उम्मीदवार हो, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। कोई लड़े, मैदान खुला हुआ, प्रत्याशी तो आएंगे और किसी के लड़ने से, किसी के नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसीलिए सभी स्वतंत्र हैं। जो लोग भी मैदान में आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वो बताएंगे ना। मैं तो समझता था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के लाइन पे काम किया, पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ सब में भाग लिया, जनता से मिलते जुलते रहा। अब कहाँ वो कमी निकाले वो सब। बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य के संवेदनशील 2 जिलों नवादा और भोजपुर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चुनाव प्रचार में हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा मुद्दा मतदाता पर प्रभाव डालेगा, इसी फेर में लगी पार्टियों के लिए बिहार में अब बिहार प्राइड बड़ा मुद्दा बन रहा है। कारण लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सारण में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, और इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी परिवारवाद को लेकर हमला बोला है। ऐसे में साफ है कि रोचक होगा सारण का मुकाबला। पूरे लाव लश्कर के साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क का आगाज कर दिया है। किडनी दान कर अपने पिता लालू यादव को जीवन दान देने वाली रोहिणी आचार्य को इस बार राजद सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना रहा है। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे बिहार प्राइड की लड़ाई से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी सिंगापुर में बहू बन गई है अब वो बिहार की उम्मीदवार बनेगी। ये बिहार की जनता तय करे कि जो सही में बिहारी है उसके साथ चलेगी या फिर उसके साथ जो सिंगापुर में जाकर वहाँ के लोगों की सेवा कर रही है। बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। वहीं रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का परिचय ही परिवारवाद है। लालू जी ने 2 बेटे और 2 बेटियों को तो चुनाव मैदान में उतार दिया है। देखते हैं हमारी बची हुई 5 बहनों को कब चुनाव मैदान में उतारते हैं। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। बहरहाल लालू की लाडली बेटी ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। सारण सीट पर उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में थे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। अमित शाह ने जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक के साथ ही बेंगलुरु में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, तो छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहू प्रिया ने अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच अमित शाह ने बेंगलुरु में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार विपक्ष का स्वागत करते नजर आए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस
एक भ्रष्टाचारियों का कुनबा कांग्रेस शासन पे 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ। In politics, we welcome all opponents. Prime Minister also had made a similar rally. They have called from all over the, more than 10, 12 taluks. When both the candidates have joined together, I think they would have conducted rally in a different place. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाए हैं। पहले राजनीति जाति, वंश और तुष्टीकरण पर आधारित होती थी, पर आज भाजपा विकास की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति के लिए काम करती है। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहू प्रिया नकुलनाथ अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए हिम्मत न हारने की बात करती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपसी विवाद खुलकर सामने आने लगे हैं। ताजा विवाद राहुल गांधी की वायनाड सीट से जुड़ा है। यहां से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर माकपा नेता सुभाषिनी अली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने भी राहुल गांधी के बीजेपी से सीधा मुकाबला न करने पर उन्हें घेरा। और वहीं कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई जब प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ी पार्टी एसडीपीआई के समर्थन पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा और सवाल भी किए। राहुल गांधी के यूपी की अमेठी सीट छोड़ केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर उनके गठबंधन सहयोगी माकपा नेता सुभाषिनी अली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुभाषिनी अली ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के बजाय केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वहीं केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी राहुल गांधी के बीजेपी से सीधे मुकाबला नहीं करने के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों की सेवा की है और उन्हें वहां के लोगों का प्यार और विश्वास हासिल हुआ है। हालांकि भाजपा इसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार झगड़ा बता रही है। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी पहला चुनाव के 5 साल उन्होंने वायनाड की जनता की सेवा की, उनका प्यार पाया है, विश्वास पाया है, उसको निरंतरता देने के लिए दोबारा वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जो जायज है, वाजिब है, उचित है। The CPM and the Congress are partners in the India alliance. This is wherever there is an India alliance partner with the Congress, they are always in a fight with the Congress, squabbling. There is no political fight. There is a squabble going on about who has more of seats and who are more tough. केरल में लोकसभा चुनाव से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ को समर्थन देने की घोषणा के बाद कांग्रेस में एक और विवाद पैदा हो गया है। बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई के राजनीतिक संगठन का समर्थन स्वीकार करेंगे। Really shocking the dangerous political move by Congress party, especially Rahul Gandhi and the UDF leaders from Kerala. The PFI, the banned terror organization, the PFI's political outfit, SDPI is openly supporting the Congress party, the UDF candidates in India. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy? For vote bank, you are compromising the national interests. बहरहाल अमेठी में मात खा चुके राहुल गांधी के लिए केरल की वायनाड सीट पर भी
अब उनकी पार्टी के ही सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वक्त ही बताएगा कि जनता क्या निर्णय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। Bharti Hexacom Limited, a subsidiary of Bharti Airtel Limited, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of rupees 542 to rupees 570 per equity share of face value rupees 5 each. Offer opens on Wednesday, April 3rd, 2024. Offer closes on Friday, April 5th, 2024. The anchor investor bidding date is Tuesday, April 2nd, 2024. For risks involved and other details, please refer to the Red Herring Prospectus dated March 22nd, 2024, which is available on the websites of the company, SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में विपक्ष द्वारा सवाल उठाने को बेतुका और आधारहीन बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। कोई नाम बदलने से ये तथ्य नहीं बदल सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर मात देने के लिए भारत को विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। One, I think we rightly called it senseless. By doing it repeatedly, it is still senseless. So I want to be very clear. Arunachal Pradesh was, Arunachal Pradesh is, Arunachal Pradesh will always be India. And I hope I am saying it so clearly that not only in the country but beyond the country also people get that message very, very clear. और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा की। चीन के दावे को निराधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार सर्वोच्च भारतीय देशभक्त हैं। कांग्रेस के ज़माने में तो बॉर्डर एरिया में काम नहीं होते थे तो चीन बड़ा खुश थे, क्योंकि रास्ता जो भी ढांचा है वो चीन की ओर से बनाया जा रहा था और भारत की ओर से तो बॉर्डर एरिया को छोड़ चुके थे। तो मोदी जी ने आकर के ये कांग्रेस की नीति को पलट करके अब सारे बॉर्डर एरिया में रास्ते बन रहे हैं, वहाँ पे बेसिक सुविधा 4G नेटवर्क पहुँच रहे हैं, स्कूल, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, गांव में पीने का पानी, बिजली सब पहुँच रहे हैं। तो अब बॉर्डर एरिया में इतना बड़ा काम हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, अब अरुणाचल में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन बन गए हैं, तो ये सब देख करके चीन भड़क गए हैं। तो हम तो चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर एरिया को हम लोग अंधेरा में तो नहीं रख सकते हैं। मोदी जी ने शुरू से कहा कि उनका प्राथमिकता बॉर्डर एरिया है और नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स और ख़ास करके जो बॉर्डर एरिया हैं जिसको कांग्रेस ने छोड़ चुके हैं उसको फिर से मुख्य धारा में लाना है। और यूपीआई के मोर्चे से एक अच्छी खबर है। भारत में यूपीआई के माध्यम से लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में लेन देन में संख्या के हिसाब से 55% वृद्धि हुई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि ये पिछले साल मार्च की तुलना में 13.44 अरब हो गया और मूल्य के हिसाब से 40% की ये वृद्धि है और ये 19,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस साल फरवरी में लेन देन के हिसाब से 12.1 अरब और मूल्य के हिसाब से 18,28,000 करोड़ रुपए था। इस साल जनवरी में यह संख्या के हिसाब से 12.20 अरब और मूल्य के हिसाब से
41,000 करोड़ रुपए था। और न्यूज एंड के अंत में देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं और आपको छोड़े जा रहे हैं इन्हीं खबरों के साथ। देखिए ये खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेक खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रो वेब पेज लॉन्च किया है। इस वेब पेज का उद्देश्य खबर की वास्तविकता को उजागर करना है। इस वेबसाइट पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को 5 राज्यों में 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया। स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार सौंपने के लिए कहा गया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए का मामला दर्ज किया है। महुआ पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के होने की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि हम आपकी माफी से संतुष्ट नहीं हैं। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के चलते कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। सभी सीजीएचएस कार्ड धारकों के लिए आभा आईडी से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी को 1 से 30 अप्रैल यानी 30 दिन के भीतर सीजीएचएस कार्ड को आभा आईडी से लिंक कराना होगा। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होने पर तमिलनाडु के 5 जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों FBO से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रिवर ब्रिज के नीचे से 3 संदिग्ध देशी बम बरामद किए। पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को निष्क्रिय किया। ये घटना भक्ति नगर थाना क्षेत्र के खोलाचंद फाफड़ी इलाके की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे